नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव का खास कार्यक्रम सफरनामा मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, अब तक के एपिसोड में हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ और मध्य प्रदेश के गठन से जुड़े कई रोचक किस्से। तो आज के एपिसोड में भी हम आपको कई और रोचक किस्सों से रूबरू कराएंगे। यहाँ आपको बता दें कि ये कार्यक्रम पूरी तरह मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और लेखक दीपक तिवारी जी की किताब राजनीति नामा मध्य प्रदेश पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5। मध्य प्रदेश के पहले 5 साल बड़े चुनौतीपूर्ण थे। 4 अलग अलग प्रदेश जब एक हुए तो सबकी अपनी अपनी संस्कृति और कार्यशैली थी। जहां राजवाड़े वाले हिस्से प्रशासनिक अराजकता और सामंती प्रवृत्तियों के पोषक थे, वहीं अंग्रेजी शासन वाले हिस्से नियम कानून के पक्के तथा नए जमाने के हिसाब से तैयार हुए थे। शुरुआती सालों में प्रदेश की भावनात्मक एकता बहुत ही बड़ा मुद्दा थी। जहां मध्य भारत के लोग विंध्य के निवासियों को हे दृष्टि से देखते थे, वहीं भोपाल के वासी सभी को अपने यहाँ विदेशी समझते थे। उस समय के सचिवालय के बाहर का दृश्य देखने लायक होता था। जितने भी चाय पान की गुमटियां थीं, वे सभी विंध्या और मध्य भारत के बाबुओं में बटी हुई थीं। रीवा और उज्जैन के बाबू अपने साथ अपने चाय पान वाले पसंदीदा दुकानदारों को भी लाए थे। जहां विंध्या के लोगों को मीठा पोहा खराब लगता था, वहीं मालवा के लोगों को विंध्या की भाषा। अलग अलग राज्यों से आए कर्मचारी अधिकारियों के संविलियन की भी बड़ी समस्या बनी। राजवाड़ा जो थे, उनके जो पटवारी थे और जहाँ उनके यहाँ पटवारी और तहसीलदार जो पदस्थ थे, जब वो यहाँ आए और उन पटवारी और तहसीलदारों को राज्य में डिप्टी कलेक्टर का दर्जा पा गए बहुत जल्दी। वहीं पुराने मध्य प्रदेश के आईसीएस अधिकारी नए प्रदेश में कुछ भी लाभ नहीं ले पाए। 4 राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था को बराबरी पर लाने के लिए बड़ी झंझटें होती थी। दूसरी ओर कर्मचारियों के लिए भोपाल में सरकारी क्वार्टरों को लेकर भी खूब सिफारिशों का खेल चलता था। साल भर स्टेशन पर पड़ी रही फाइलें। नागपुर, रीवा, इंदौर और ग्वालियर से सरकारी रिकॉर्डों का भोपाल स्थानांतरण करना बहुत बड़ी चुनौती थी। ऐसा किया जाना आवश्यक भी था और समय पर होना और भी जरूरी। कई राज्यों के दस्तावेजों का घालमेल इससे समझा जा सकता है कि जब मध्य भारत के एक पत्थर खदान के मालिक ने लीज का नवीनीकरण मांगा तो उनसे कह दिया गया कि पहले वे खदान से संबंधित पुरानी नस्ती रेलवे स्टेशन पर पड़े 3 वैगनों में से ढूंढकर लाएं, जो मध्य भारत से आई हैं। पूरे साल मध्य भारत की फाइलें स्टेशन पर पड़ी रहीं क्योंकि उन्हें रखने की जगह तैयार हो रही थी। हालांकि मध्य भारत जैसे बड़े राज्यों में ब्रिटिश भारत की तरह सरकारी कामकाज की प्रणाली लागू थी, पर छोटे राज्यों में पूरा तंत्र निजी जागीर की तरह चलता था। ग्वालियर, भोपाल और इंदौर की सिविल सेवा तो व्यवस्थित थी, पर बाकी जगहों का हाल बुरा था। इन राज्यों में अधिकारियों को राजाओं की मर्जी के मुताबिक बेहिसाब तनख्वाहें दी जाती थी, क्योंकि ये अधिकारी काम दरबारी ज़्यादा थे। सभी राज्यों में दीवानी, पुलिस और न्यायिक व्यवस्था के अलग अलग कानून थे, जिन्हें एक सूत्र में पिरोना सामान्य प्रशासन विभाग का काम था। राज्यों के संविलियन के समय प्रशासनिक अधिकारियों के पदनाम में एक रूपता लाने के लिए बदले गए, जैसे डिप्टी कमिश्नर को कलेक्टर कर दिया गया, एडिशनल डिप्टी कलेक्टर एडिशनल कलेक्टर हो गए, असिस्टेंट कमिश्नर असिस्टेंट कलेक्टर हो गए। न्याय प्रशासन के साथ भी यही दिक्कत थी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के कानून उच्च न्यायालय और नीचे की अदालतों में प्रचलित थे। इन सबको मध्य प्रदेश दीवानी अदालत अधिनियम के अंतर्गत लाकर न्यायिक प्रशासन में एकरूपता लाई गई। उस दिन बहुत दुखी हुए शुक्ल। अनुभवी मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल को ये सब प्रशासनिक कार्य मुश्किल नहीं थे। उस दिन शुक्ल कांग्रेस हाईकमान के बुलावे पर सन 1957 में होने वाले आम चुनावों में टिकट वितरण के सिलसिले में दिल्ली गए थे। वे 30 और 31 दिसंबर को जबलपुर के लोकसभा सदस्य सेठ गोविंद दास के कैनिंग रोड स्थित बंगले पर ठहरे।
ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें उसी समय सन 1957 में होने वाले आम चुनाव में टिकट न देने की बात कही थी। उनसे कहा गया था कि उन्हें किसी भी प्रदेश में राज्यपाल बनाकर भेजा जा सकता है। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी, पर समाचार पत्रों ने यह खबर छापी थी और महत्वपूर्ण लोगों को यह बात बता दी गई थी। ये जानकारी मिलने के बाद शुक्ल कांग्रेस के जंतर मंतर स्थित मुख्यालय से सीधे कनॉट प्लेस पहुंचे, जहां वे 2 घंटे अपने एक मित्र हरिश्चंद्र मरोठी के साथ घूमते रहे। इसके बाद वे लौटे तो रात में हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। दूसरे दिन उनका शव भोपाल लाया गया और बाद में उनकी अंत्येष्टि विधायक विश्राम गृह के सामने की गई, जहां आज भी उनकी प्रतिमा लगी है। ये प्रतिमा मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र ने लगवाई थी। द्वारका प्रसाद मिश्र रविशंकर शुक्ल को अपना गुरु मानते थे। अंत्येष्टि के समय विधायक विश्राम गृह के सामने का इलाका जंगल जैसा था। बाद में सेठ गोविंदास ने भी कैनिंग लेन दिल्ली का मकान छोड़ दिया। उन दिनों कांग्रेस का मुख्यालय 7 जंतर मंतर रोड पर हुआ करता था। सन 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो इंदिरा गांधी इसे विंडसर प्लेस के बंगले में ले गई। सन 1971 में कांग्रेस का मुख्यालय 5 राजेंद्र प्रसाद रोड पर स्थानांतरित हो गया और बाद में सन 1978 में 24 अकबर रोड पर गया, जहां आज तक ये कांग्रेस का मुख्यालय चल रहा है। कांग्रेस ने कई बार प्रयास किए कि जंतर मंतर रोड का बंगला उसे मिल जाए, पर ऐसा नहीं हो सका। जनता पार्टी के समय चतुराई से इससे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक ट्रस्ट बनाकर सौंप दिया गया। मध्य प्रदेश के मंत्री महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश के गठन को 2 महीने ही हुए थे कि रविशंकर शुक्ल नहीं रहे। आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ ही वे सन 1937 से सन 1939 के सेंट्रल प्रोविडेंस के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री के रूप में रहे। उस समय उनके द्वारा की गई विद्या मंदिर योजना देश के शिक्षा जगत की बड़ी योजना थी। उसके बाद वे लगातार 12 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे। रविशंकर शुक्ल के नागपुर में मंत्रिमंडल के 4 सदस्य उनकी मृत्यु के पश्चात मुख्यमंत्री हुए। मध्य प्रदेश में भगवंतराव मंडलोई व द्वारका प्रसाद मिश्र, वे महाराष्ट्र में मारुतराव संभाशिव कन्मावार जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे और वसंतराव नाइक जो राजस्व मंत्री थे। इस तरह पुराने मध्य प्रदेश के 2 नेता भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। पहले 5 साल और काटजू, ये किस्सा भी बड़ा रोचक है ना। दिसंबर 1956 में जब रविशंकर शुक्ल का निधन हुआ तब मध्य प्रदेश को संभालने के लिए कई दावेदार सामने आने लगे। द्वारका प्रसाद मिश्र उन दिनों जवाहरलाल नेहरू का विरोध करने के कारण कांग्रेस से बाहर थे। रविशंकर शुक्ल की मृत्यु के एक दिन बाद ही 1 जनवरी को इंदौर में कांग्रेस महासमिति का अधिवेशन होना था, जिसे एक दिन आगे बढ़ाया गया। कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में मंत्रिमंडल के सदस्य जो वरिष्ठ सदस्य थे भगवंतराव मंडलोई को शपथ दिलाई गई। तखतमल जैन को यह ठीक नहीं लगा। तखतमल जैन विलय से पहले मध्य भारत के प्रधानमंत्री तथा बाद में मुख्यमंत्री बने थे और स्वयं को रविशंकर शुक्ल का उत्तराधिकारी मानते थे। मुख्यमंत्री के विधिवत चयन के लिए तखतमल जैन और भगवंतराव मंडलोई दोनों के पक्ष में पहल पैरवी हुई। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं में असमंजस था। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए आंतरिक घमासान हो चुका था और नेहरू यहाँ के संकट से कुछ खासे ही चिंतित थे। केंद्र में उनके साथ उनके सहयोगी डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू मंत्री थे। नेहरू को लगा कि यही सही समय है जब काटजू को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाकर भेजा जा सकता है। शायद नेहरू उन्हें मध्य प्रदेश में व्यस्त रखकर वीके कृष्ण मेनन को रक्षा मंत्री बनाना चाहते थे। डॉक्टर काटजू मोतीलाल नेहरू के साथ वकालत सहायक रह चुके थे तथा उनकी स्थिति जवाहरलाल नेहरू के ऊपर थी। जवाहरलाल के साथ प्रसिद्ध INA लाल किला ट्रायल में भी वे काला कोट पहनकर वकालत में साथ थे। कद्दावर होने के साथ नेहरू को भाई कहकर बुलाने वाले कम ही लोगों में से वे एक थे।
काटजू नेहरू से 2 साल बड़े भी थे। कश्मीरी पंडित होने के बावजूद डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू का जन्म स्थान जावरा जिला रतलाम है। हालांकि उनकी कर्मभूमि इलाहाबाद रही है, जहां उनकी गणना सफल वकीलों में होती थी। सन 1952 में वे मंदसौर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। इसके पहले काटजू को आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश से संविधान सभा में जगह नहीं मिलने के कारण सीताराम जाजू को मंदसौर से इस्तीफा दिलाकर उनकी जगह भेजा गया था। जावरा रियासत में काटजू के पिता दीवान थे। मुख्यमंत्री काटजू का भोपाल में कोई परिचित ना था। ये किस्सा बताएंगे हम आपको अगले चैप्टर में, तो देखते रहिए नारद मुनि का खास कार्यक्रम सफरनामा मध्य प्रदेश। दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।